हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वीडियो में एल्केनों के सिंथेसिस की कार्बोक्सिलिक अम्ल से संश्लेषण की विधि, जिसमें हम दो विधियों को पढ़ चुके थे। एक थी सोडा लाइम से अभिक्रिया और दूसरी थी कॉल्वी विद्युत अपघटनी विधि, जो कि कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट सिंथेसिस मेथड स्टार्ट करते हैं, कोरे हाउस संश्लेषण या कोरे हाउस विधि। कोरे हाउस संश्लेषण विधि। कोरे हाउस संश्लेषण ये एल्केनों के निर्माण की विधि है, जिसमें हम निम्नतर एल्केनों से उच्चतर एल्केन प्राप्त करते हैं। जैसे अब हम करवाएंगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। जैसे ही हमें सबसे पहले कार्ब धात्विक यौगिक लेने होंगे, कार्ब धात्विक यौगिक के माध्यम से हम आगे अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या होगा, हमें सबसे पहले कार्ब धात्विक यौगिक बनाना होगा। कार्ब धात्विक यौगिक की आगे अभिक्रिया होगी, जिससे हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। मैं अभिक्रिया नोट करती हूं। यह है कोरे हाउस संश्लेषण विधि। इस कोरे हाउस संश्लेषण विधि में हमें कार्ब धात्विक यौगिकों की आवश्यकता होती है। यह है कार्ब धात्विक यौगिक, जिसमें कार्बन और किसी धातु के मध्य बंध बना हुआ होता है। अब कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी धातु की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से एक Br एक Li को लेके चला जाएगा, LiBr। जो एक Li बचेगा वो जाके CH3 से जुड़ा क्या बन गया, कार्ब धात्विक यौगिक। ये कार्ब धात्विक यौगिक CuI से अभिक्रिया करेंगे और CuI से अभिक्रिया करके एक उत्पाद, ऐसा उत्पाद बनाएंगे जिसमें ये कॉपर है, इसका अंतर्निवेश इसमें हो जाएगा। हम क्या करेंगे, CH3 के दो अणु लेंगे। तो हमने क्या किया, CH3Li और CH3Li ऐसे दो अणु लिए और CuI दिया। ये I एक Li को लेके क्या निकल गया, LiI। अब क्या बचा है, एक CH3। ये समूह आपस में जुड़ेगा और इस Cu का इनमें अंतर्निवेश होगा, जिससे क्या बना, CH3 Cu का अंतर्निवेश होकर बीच में जुड़ गया और Li यहाँ जुड़ गया। क्या बना, एक ऐसा उत्पाद बना है जिसमें क्या हुआ है, Cu का अंतर्निवेश हुआ है। अब इसकी अभिक्रिया हमें उच्चतर एल्केन प्राप्त करने हैं, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है। अंतिम उत्पाद के रूप में ये 9 कार्बन का एल्केन प्राप्त हुआ है। तो हम इस जो ये उत्पाद बना है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ऑक्टिल हैलाइड या फिर ऑक्टिल आयोडाइड से अभिक्रिया करवाएंगे। जैसे ऑक्टिल आयोडाइड से अभिक्रिया करवाई, ये I ये Li से LiI निकल गया। एक C, इसमें से दो है CH3, ये CH3 और ये CH3। अब इसमें से एक CH3 एक Cu के साथ क्या निकला, CH3Cu, ये U है Cu। अब ये जो एक CH3 बचा है, ये इसके साथ जुड़ के, अब इसमें 8 कार्बन थे और अब इसमें क्योंकि I निकला है, इसके साथ भी तो कोई समूह जुड़ना चाहिए। तो ये CH3 जाके कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो 8 कार्बन से हम 9 कार्बन का एक एल्केन प्राप्त करते हैं कोरे हाउस संश्लेषण विधि में। तो ये होती है कोरे हाउस संश्लेषण विधि। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एल्केनों के भौतिक गुण। अगर हम एल्केनों के भौतिक गुणों की बात करें, तो एल्केनों में अगर मैं C1 मतलब एक कार्बन से C4 कार्बन तक 4 कार्बन, ऐसे एल्केन जिनमें एक कार्बन है और ऐसे एल्केन जिनमें 4 कार्बन हैं, इससे इस तक की बात करूं तो ये रंगहीन और गंधहीन गैस के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इनका भौतिक गुण हो गया। C1 से C4 कार्बन वाले कैसे होते हैं, गैस। अगर मैं C5 से C17 तक के देखूं, मतलब जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 17 और कार्बन परमाणु की संख्या 5, इन दोनों के बीच, मतलब कार्बन 6, कार्बन 7, 8, 9, 10, 11, 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक के मध्य में जितने भी कार्बन होते हैं, ऐसे एल्केन क्या होते हैं, रंगहीन व गंधहीन द्रव के रूप में होते हैं। तो इसकी अवस्था द्रव और इसकी अवस्था गैस और इसकी अवस्था द्रव। और कार्बन 17, अगर किसी में कार्बन 17 से ज्यादा कार्बन परमाणु हैं तो वो हमेशा रंगहीन गंधहीन ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसका एक भौतिक गुण हो गया, जिनमें
कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड भौतिक गुण। अगर इसकी विलेयता की बात करें, क्योंकि ये जो एल्केन होते हैं, एल्केन की प्रकृति अध्रुवीय प्रकार की होती है, मतलब ये आयनों के रूप में कभी भी नहीं टूटते हैं। आयनों के रूप में नहीं टूटेंगे तो कैसे हैं? ध्रुवीय। अगर आयनों के रूप में टूटते तो कैसे होते? ध्रुवीय होते। ये कैसी प्रकृति के? अध्रुवीय, मतलब आयन नहीं बनाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो इनकी विलेयता देखेंगे तो ये जलीय विलायकों में देखें, क्योंकि जल तो कैसा है? ध्रुवीय। तो ध्रुवीय ही ध्रुवीय में, मतलब आयन ही ध्रुवीय में विलय होते हैं। अगर कोई अध्रुवीय है तो उसमें आयन विलय नहीं होंगे। तो ये जल में ये कैसे होते रहते हैं? अविलय। तो इनका एक भौतिक गुण हो गया कि ये जल में अविलय होते हैं। तथा अगर कोई ऐसा माध्यम लिया जाए, ऐसा विलायक लिया जाए जो अध्रुवीय प्रकृति का है, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि, तो उनमें ये कैसे होते हैं? विलयशील होते हैं। जल में विलयशील नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है जल की, और इनकी प्रकृति होती है अध्रुवीय। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट भौतिक गुण ये होता है, अगर मैं एल्केनों की बात करूं, एल्केनों के गलनांक क्वथनांक की बात की जाए, गलनांक व क्वथनांक की बात की जाए, तो जो एल्केन की गलनांक व क्वथनांक हैं वो अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक बात इसमें कि अगर शाखित लिए जाएं और अशाखित, दो कंडीशन हो गई एल्केनो, एक शाखित और एक अशाखित। शाखित एल्केनों के गलनांक क्वथनांक के मान कम होते हैं, किससे? अशाखित एल्केनों से। पहले कैसे होते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद कारण देखेंगे। जैसे कि CH2 CH2 CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया N पेंटेन, CH3 CH, CH3 CH2 CH3, के बाद CH3 CH3, ये है नियोपेंटेन या 3 डिग्री पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो शाखित एल्केन होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक के मान कम होते हैं, अशाखित के कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। अशाखित, ये अशाखित है, इसमें एक भी शाखा नहीं है, इसमें एक शाखा निकल गई, इसमें 2 शाखाएं निकल गई हैं, तीनों ही पेंटेन। अगर मैं इनकी गलनांक क्वथनांक की बात करूं तो इसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा, इसका इससे कम और इसका सबसे कम। नियोपेंटेन का गलनांक क्वथनांक सबसे कम होता है, कारण है शाखाओं की संख्या। जैसे शाखा बढ़ती जाएगी गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होते जाएंगे? कम। कारण ये है क्योंकि एन पेंटेन में सीधी श्रृंखला होने के कारण इसका जो क्षेत्रफल होता है वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे शाखाएं निकलने लगती हैं, जैसे ये शाखा निकली, ये अणु गोलाकार आकृति ग्रहण करने लगता है, इसके क्षेत्रफल के मान में कमी होती है और इसके गलनांक, और इसी कारण इसके गलनांक क्वथनांक के मान में क्या होती है? कमी होती जाती है। अतः एल्केनों के गलनांक क्वथनांक शाखा बढ़ने के साथ साथ कम होते जाते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट गुण, इसके बाद एल्केनों के भौतिक गुणों में अंतिम और नेक्स्ट भौतिक गुण ये है कि हमने अभी पढ़ा अणुभार बढ़ने के साथ साथ गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ते जाते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ाते जाएंगे इनकी गलनांक क्वथनांकों के मान में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। जब इनके गलनांक क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है, ये हम इस पॉइंट में इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि ये जो वृद्धि होती है वो नियमित रूप से नहीं होती। इसके लिए दूसरा एक फैक्टर और होता है जिसके द्वारा गलनांक क्वथनांक प्रभावित होते हैं, वो है क्रिस्टल की पैकिंग। क्रिस्टल में अणुओं की पैकिंग कैसी है? अगर पैकिंग अच्छी है तो मतलब सभी अणु अच्छे तरह से मजबूती से जुड़े हैं, ताप बहुत ज्यादा देना पड़ेगा जिससे गलनांक क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी। अगर पैकिंग कैसी है? अच्छी मजबूत पैकिंग है तो तापमान हमें बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात गलनांक क्वथनांकों के मान बढ़ेंगे उस पैकिंग को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर पैकिंग अच्छी नहीं है तो गलनांक क्वथनांक के मान नहीं बढ़ेंगे ज्यादा,
कम गलनांक क्वथनांक पे ही अणु टूट जाएगा, कम गलनांक क्वथनांक पे ही पैकिंग टूट जाएगी। तो अब हम ये देखेंगे कि पैकिंग पर गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, लेकिन अगर पैकिंग अच्छी है तो गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होंगे, ज्यादा। अगर पैकिंग अच्छी नहीं है गलनांक क्वथनांकों के मान बढ़ेंगे। तो नियमितता अनियमितता में बदल जाती है पैकिंग के कारण। देखो जैसे इसके लिए दो बातें ये होती हैं कि अगर सम कार्बन परमाणु की संख्या है, फर्स्ट है कार्बन परमाणु की संख्या सम है, बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी सम है, और दूसरा कार्बन परमाणु की संख्या एल्केन में कैसी है, विषम कार्बन। एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये है 4 कार्बन, सम कार्बन 4 कार्बन है तो ये सम वाली व्यवस्था हो गई। विषम इसमें हम ले लेते हैं 3, ठीक है। इस हमने जो पहले स्टेटमेंट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यही बात थी कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेंगे तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे। वो बात सही है लेकिन सभी जगह लागू नहीं हो पाती। जैसे अब देखते हैं, अगर अभी मैंने यहाँ CH3 लिया है, 3 कार्बन लिए हैं, तो इन दोनों की तुलना करें तो इसका गलनांक क्वथनांक कैसा हो जाएगा, ज्यादा, इसका गलनांक क्वथनांक कम होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों बातों में अगर कार्बन परमाणु की संख्या है सम और विषम है तो इसमें क्रिस्टल पैकिंग के आधार पर भी यही बात है कि इसमें पैकिंग अच्छी नहीं है, इसमें पैकिंग अच्छी है। तो दोनों ही अणुभार बढ़ने के साथ साथ और पैकिंग के आधार पर दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग इसका गलनांक क्वथनांक मान ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, CH2 कर दूं, यहां भी CH2 कर दूं और यहां कर दूं CH3, अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब कितने 5 और इसमें कितने 4। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें गलनांक क्वथनांकों की वैल्यू देखी जाए किसकी ज्यादा होगी, तो इसकी गलनांक क्वथनांक की वैल्यू कैसी होगी, कम, और इसकी होगी ज्यादा। होना क्या चाहिए था, जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं, अणुभार बढ़ रहा है तो गलनांक क्वथनांक बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसका गलनांक क्वथनांक नहीं बढ़ा। इसका कारण देखते हैं, अनियमितता क्यों आई है, क्योंकि अगर सम कार्बन है तो जो समान समूह है वो विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में होने के कारण इनमें कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। जब प्रतिकर्षण नहीं लगता तो अणु स्थायी है, और स्थायी होगा तो उसके लिए गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा। उसको तोड़ने के लिए ताप ज्यादा देना पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन यदि इसमें देखा जाए तो समान समूह कैसी तरफ है, एक ही दिशा में है, और त्रिविम में जब एक ही दिशा में है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, स्थायी तो नहीं रहेगा, अस्थायी रहेंगे, और अस्थायी होने के कारण ये बंद मजबूत नहीं होंगे, पैकिंग ये अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि जब सम कार्बन होते हैं तो पैकिंग कैसी होती है, अच्छी मानी जाती है, विषम होते हैं तो पैकिंग अच्छी नहीं होती, इसलिए गलनांक क्वथनांकों के मान कैसे हो जाते हैं, ज्यादा। इसके लिए गलनांक क्वथनांकों के मान कम हो जाते हैं, उसके लिए ज्यादा, चाहे इसमें अणुभार ज्यादा है चाहे नहीं है। यहाँ पे इसकी भौतिक गुण खत्म होते हैं। इसके बाद एल्केनों की रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक गुण स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं। यदि हम एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो रासायनिक रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, अगर हम देखें कि एल्केन कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, तो एल्केन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति अक्रियाशील रहता है। मतलब ये नहीं चाहता इजीली किसी से अभिक्रिया करना, ये अभिक्रिया करके नए उत्पाद बनाना नहीं चाहता है, जैसा है वैसे ही बने रहना चाहता है। अर्थात ये कैसे होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में कोई अभिक्रिया नहीं करते। अगर हमें अभिक्रिया करवानी है तो उसके लिए हमें विशेष परिस्थितियां क्रिएट करनी पड़ती हैं, विशेष परिस्थितियों में ही एल्केन आगे अभिक्रिया करते हैं। अब जो एल्केन होते हैं वो सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया क्यों नहीं करते हैं, इसके क्या कारण हैं। एल्केन सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करते, इसके 2 कारण होते हैं। फर्स्ट कारण, एल्केन सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करते, कारण यह है कि अगर मैं कोई भी एल्केन लूं, जैसे मैं CH4 ही क्यों ना लूं, CH4 में कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है और इसकी चारों संयोजकताएं कैसी रहती हैं, पूरी रहती हैं। जब चारों संयोजकता पूरी है तो आगे किसी और से बंध बनाने की कोशिश नहीं करता, संतृप्त अवस्था में रहता है। चारों बंध बने हुए हैं हाइड्रोजन से या फिर हो सकता है किसी अन्य कार्बन से, इसी कारण चारों बंध जुड़े हुए
संतृप्त होने के कारण ये आगे कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। दूसरा कारण, ये जो एल्केन होते हैं, हम एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और एल्केन अक्रियशील होता है। कारण ये है दूसरा कि अगर हम एल्केन में देखें, या तो होगा जैसे मैंने लिया एथेन, तो एल्केनों में दो प्रकार के बंध होते हैं, या तो होगा CH1 या होगा C1, CH 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 या CC। तो दो प्रकार के बंध होते हैं, CH और CC। इन दोनों बंधों को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कितनी होती है, 83 किलो कैलोरी और 99 किलो कैलोरी। इनके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 83 किलो कैलोरी पर मोल और 99 किलो कैलोरी पर मोल। यह जो ऊर्जा होती है वो अत्यधिक होती है और सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए अगर हमें अभिक्रिया करवानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, विशेष परिस्थितियां क्रिएट करनी होती हैं, और जब विशेष परिस्थितियां होंगी तो उन्हें इतनी ऊर्जा मिल पाएगी, आसानी से बंध टूट पाएंगे, और बंध टूटेंगे तो आगे कोई अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए जो एल्केन होते हैं वो सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करते। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे, जो अभिक्रिया करेंगे लेकिन कैसी, विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि है हैलोजनीकरण। इसकी फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण में क्या होता है, हैलोजनीकरण में हम हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन समूह से करवाते हैं। क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जैसे मैंने लिया CH4, तो H मैंने इसकी X2 से अभिक्रिया करवाई, लेकिन ये कोई अभिक्रिया करेगा ही नहीं। कारण क्या है अभिक्रिया ना करने का, क्योंकि ये बंध बनाना नहीं चाहता सामान्य परिस्थितियों में, इसके चारों संयोजकताएं आपस में संतृप्त है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बंध को तोड़ना पड़ेगा। बंध को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष परिस्थितियां करीब 250 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे, या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया हो पाएंगी। इसके लिए जैसे ही हमने विशेष परिस्थितियां क्रिएट की, यहां से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे हो जाएगा, हैलोजन से। एक H X के साथ चला गया तो क्या बनेगा, CH3X प्लस HX। एक X यहां से H को ले गया और एक X यहां पे जुड़ गया, क्या बन गए, हैलोजन का प्रतिस्थापन हो गया विशेष परिस्थितियों में। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु का हम क्या कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कार्बन से। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणुओं की प्रतिस्थापनीयता का क्रम देखूं, मतलब कौन सा हाइड्रोजन जल्दी प्रतिस्थापित होगा, तो उसका क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में कोई भी क्या ले लो, एल्केन या मेथेन। जैसे कि अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो कौन सा हाइड्रोजन, जैसे मैंने लिया और यहां जोड़ दिया H, तो इसमें 3 डिग्री कार्बन कौन सा है, ये वाला। ये कैसे है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन ने एक से, ये एक से, ये एक से, और ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब मैं देखूं इसका प्रतिस्थापन पहले होगा या फिर इसका, इस वाले हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन पहले होगा। क्यों, क्योंकि क्रम क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में जाके एल्कीन। तो इस आधार पर ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें हम एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से करते हैं। इसके अलावा हैलोजनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, जिसे आप पहले की यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा ये एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, स्टार्ट होने के बाद एंड तब तक नहीं होती है जब तक संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में नहीं बदल जाता। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रीकरण। तो हम देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया, एल्केनों की नाइट्रीकरण अभिक्रिया। हमें क्या करवाना है, कोई भी एल्केन लेना है और उसके लिए ताप रखना है 673 से 773 केल्विन ताप, और HNO3 से अभिक्रिया करवानी है। जैसे हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तापमान इन परिस्थितियों में, तो ये जो एल्केन है
समस्त संभावित नाइट्रो एल्केन बनाता है। हो सकता है CH2NO2 बन जाए, हो सकता है CH3CHNO2 CH3 बन जाए, होगा कि 2 कार्बनों से पहले NO2 जुड़ जाए और 1 कार्बन से NO2, तो हर बार में 3 कार्बन यूज हो रहे हैं। तो जो भी समस्त संभावित एल्कीन होती है उसके नाइट्रो एल्केन होते हैं, उनके बनने की संभावना होती है नाइट्रीकरण अभिक्रिया में, जब तापमान 673 से 773 केल्विन का रखा जाता है और नाइट्रीकरण में HNO3 की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो इसमें भी विशेष परिस्थितियां रखी। इसके बाद नेक्स्ट है सल्फोनीकरण में। सल्फोनीकरण में SO3H समूह जुड़ता है, देखते हैं कैसे। CH3CH2H, हम इसमें सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अगर हम H2SO4, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब हमने H2SO4 लिया और उसमें SO3 गैस घुली हुई है, तो ये होती है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो सल्फोनीकरण होता है। कैसे? देखो हमने क्या लिया HOSO3H, तो क्या है H2SO4 किसकी उपस्थिति में? SO3 गैस की उपस्थिति में कराई है, तो क्या होगा यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल गया H2O, CH3 CH2, अब जुड़ गया हमारे पास SO3H, क्या निकला H2O, क्या हो गया सल्फोनियल समूह जुड़ गया, तो ये क्या हो गया एल्केनों का सल्फोनीकरण। इसके बाद नेक्स्ट है अभिक्रिया ताप अपघटन। ताप अपघटन, ताप अपघटन की क्रिया में हमें 773 केल्विन ताप से 973 केल्विन ताप के मध्य ताप रखना होता है। 773 और 973 केल्विन के मध्य ताप रखते हैं तो जो एल्केन होती है, जैसे हमने ली CH3 CH2 CH3 2 ले लिए, प्रोपेन लिए, तो ये इस ताप पर संभावित कम कार्बन वाली एल्कीन व एल्केन तथा हाइड्रोजन में टूट जाते हैं, जैसे कि CH3 CH CH2 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 CH4 प्लस H2। इस तरह से ताप की उपस्थिति में ये जो एल्केन होती है, एल्कीन व एल्केन तथा हाइड्रोजन में टूट जाती है, यह अभिक्रिया बंजन भी कहलाती है। इसके बाद की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है विहाइड्रोजनीकरण, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।